हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपनी तैयारी खूब जोरों शोरों से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बीएचटीसी परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। में आप है ना, चाहे बीएचटीसी कर रहे हो, राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब के लिए एकदम बेस्ट वीडियो साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस बूंदी। देखिए फ्रेंड्स, इसके ना 50 क्वेश्चन हमने पहले करा दिए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा 51 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको जो समझ में आए तो कमेंट में इनका रिप्लाई भी जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को पढ़ना पढ़ना नहीं है, इसके बारे में डिटेल से भी अच्छे से जानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है फ्रेंड्स, किस दुर्ग को अबुल फजल बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको अबुल फजल बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा दुर्ग आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्रेंड्स रणथंबोर दुर्ग। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग को ही बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि अन्य दुर्गों की तुलना में सबसे अधिक मजबूत और सबसे अधिक सुरक्षित बल, मतलब कि होते हैं ना दुर्ग, उन सब में से एक था। तो कौन सा था, रणथंबोर दुर्ग, जिसको बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई थी। क्लियर हो गया। यानी इसके बारे में एक मतलब कहावत भी फेमस है। आप मैं एग्जाम में देखा होगा कि बाकी सभी दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। यानी ये बात किसने के द्वारा कही गई है, अबुल फजल के द्वारा कही गई है कि इस दुर्ग की तुलना में बाकी सभी जो दुर्ग हैं वो एकदम नंगे दिखाई देते हैं। ये दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग के बारे में बताया गया है। इसके साथ ये फ्रेंड्स, यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर इसको शामिल भी किया है। कब किया था, 2010 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। समझ में आ गया। यानी इतना स्पेशल दुर्ग में से एक आता है रणथंभौर का दुर्ग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। जीन सूर्य ज्ञान भंडार किस दुर्ग में है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको जीन सूर्य ज्ञान भंडार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स जैसलमेर से लगभग, मतलब कि 7 ज्ञान भंडार है, जिसमें क्या जीन सूर्य ज्ञान भंडार मतलब कहाँ पे माना जाएगा, अगर जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कहा जाता है। किसके लिए सबसे बड़ मतलब कि वहां पर मतलब कि इस तरह का दिखाया गया है कि मतलब कि ना खाने पे मतलब हर चीज का, मतलब ज्ञान का हर चीज का भंडार नजर आते हैं, यानी सामग्री का, यानी हर चीज में नंबर 1 पे आता है। यानी इसलिए इसे मतलब कि बड़ा भंडार के नाम से भी जाना जाता है। यानी बात कही जाए जीन सूर्य ज्ञान भंडार की या फिर बड़ा बंद ज्ञान भंडार की कहे, तो किसके लिए कही गई ये बात, जैसलमेर के दुर्ग के लिए ये बात कही गई है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, जैसलमेर के शहर निम्नलिखित में से लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो अपना जो जैसलमेर शहर है, इसको मतलब कि दूसरा नाम क्या है जो कि पूरे मतलब विश्व में फेमस नाम है। सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर, तो किसके नाम से इसको जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात कही गई है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, किसके लिए कही गई है, जैसलमेर के लिए। और पिंक सिटी कौन सी है, हमारी जयपुर। क्लियर हो गया। तो जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी, सुनहरे शहर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि भारतीय राज्य शासन व्यवस्था का मतलब एकमात्र शहर है जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान के अंदर ये है, जो कि राजस्थान की आन बान शान का एक प्रतीक बताया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन के स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। समझ में आया। यानी जो उदयपुर बेसिन है, जिसको चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसके जहाँ वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। उसका स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, गिरवा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। उसको गिरवा के नाम से जाना जाते हैं। मतलब क्या कहा गया है कि उदयपुर जिले के चारों ओर जो पहाड़ियों से घिरा तख्तरूम नाम का क्षेत्र है, जिसको गिरवा कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर बेसिन जिले के आसपास के जो क्षेत्र आता है ना, उसी को उदयपुर बेसिन कहा जाता है। यानी ये कोई जगह नहीं है, उदयपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को ही उदयपुर बेसिन कहते हैं। और वहाँ के जो मतलब स्थानीय लोग, जो लोकल लोग हैं, वो उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 55, ये किस प्रकार आएगा, राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि हाड़ौती का पठार है। समझ में आया, एक सेकंड। यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है।
कौन-सा ऐसा है जो कि हाड़ौती पठार में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए इसके अंदर देखो दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़ तो कौन-सा जो है मतलब ऐसी जगह है जो कि मतलब कि सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हाड़ौती के पत्थर में देखो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिन्हें शामिल कर रखे हैं, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मतलब कहीं-कहीं पे ना कुछ मतलब डाउट भी दिखाते हैं इसके अंदर। कुछ बुक ऐसी आती हैं जिसका मानना है कि बूंदा, कोटी, बारा, झालावाड़ है, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ अलग दिया था। जैसे कि कहीं-कहीं बताया कि भीलवाड़ा शामिल नहीं है, ऐसे बताते हैं। लेकिन कुछ बुक ऐसी जो 200 शामिल नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। जहाँ पे डोसा आएगा, वहाँ आपको डोसा चूज़ करना है। जहाँ पे भीलवाड़ा आएगा, वहाँ पे आपको भीलवाड़ा चूज़ करना है। जैसे कि है ना 4 जगह हैं बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिनको शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बाकी किसी का भी नाम आए तो आपको नो ही आंसर करना है। एक किसी बुक में भीलवाड़ा है और किसी में दौसा दिया गया है। समझ में आ गया? अब ये कहाँ पर आता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भूभाग है जिसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि किसमें आता है? बूंदी, कोटा, करौली जिले के अंदर ये आते हैं और बूंदा और कोटा ऐसे हैं जो कि हाड़ौती क्षेत्र के सबसे बड़े शहरों में इसकी मतलब गिनती की जाती है। सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान होती है? मावठ का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये जानिए। यानी सर्दियों के टाइम पे होने वाली बारिश मतलब कि ऐसी होती है जो मतलब कि देखिए रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी साबित होती है जैसे कि चना, सरसों, गेहूँ के लिए मतलब कि एकदम अच्छी साबित होती है जिसको मावठ के नाम से जाना जाता है। इस बरसात के अंदर मतलब जो होता है ना फसल होती है उसको नुकसान नहीं होता। सिर्फ़ एक मसूर की खेती होती है जिसको नुकसान होता है, बाकी सबके लिए एकदम लाभदायक होती है। ये वरदान साबित होती है सबके लिए। जैसे कि अब इस आप ऑप्शन में से देखकर मुझे बताइए इनमें से कौन-कौन सी फसल है जो कि रबी की है और कौन सी खरीफ की? इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। आपको देना होगा कि गेहूँ है, मक्का है, चावल है या फिर बाजरा है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? किसके लिए मतलब वरदान मानी जाती है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ के लिए। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस ऐसा कौन सा मतलब एक वृक्ष है जिसका यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है? किसका है? राजस्थान का है। यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से पेड़ होते हैं यानी उनकी पत्तियों का यूज बीड़ी बनाने में करता है? तो बताइए। अगर आपको पहले से पता है तो उसके बारे में बताइए। जैसे कि राजस्थान में बीड़ी किससे बनती है? तेंदू के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदू की वृक्ष की जो पत्तियां होती है जिसका यूज पत्ती मतलब कि बीड़ी बनाने में किया जाएगा जो कि एक मध्यम आकार के पर्णपाती वृक्ष होता है जो कि भारत में और श्रीलंका में ही पाया जाता है। और बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते को सुखाकर फिर इसमें तंबाकू से लपेटकर इसमें बीड़ी बनाई जाती है। और तेंदू के पत्ते की मतलब बीड़ी का उपयोग मतलब कि ना कच्चे माल के तौर पर इसका यूज किया जाता है। और तेंदू की पत्ती को हरा सोने के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक ऐसी मतलब खेती होती है समझ सकते हैं इसको मतलब कि जानते हैं ना कि आजकल जगह-जगह मतलब बीड़ी का तो कितना वो है कि चाहे बूढ़ा जवान हर टाइप के लोग बीड़ी पीना पसंद करते हैं। तो इसको हरा सोने के नाम से जाना जाता है। इनको मतलब कि इनके पत्तों को सुखाकर उसको बीड़ी बनाया जाता है। लेकिन इसका नाम क्या है? हरा सोना। कभी एग्जाम में पूछ लें कि हरा सोना कौन सा होता है तो जो तेंदू का वृक्ष होता है इसकी पत्तियों को हरा सोना कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 58। ये किस पे आएगा? साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? आपने सुना होगा जो साइबेरियन सारस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सर्दियों के मौसम यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में वो कहाँ आते हैं? राष्ट्रीय मतलब कि घना पक्षी उद्यान के अंदर वो आ जाते हैं। समझ में है कि कब आते हैं? सर्दियों यानी शीत ऋतु के अंदर वो आना पसंद करते हैं। क्यों आते हैं? वो मतलब कि अपने आप को मतलब कि एक अलग माहौल के अंदर जाने के लिए भी समझ सकते हैं कि जो है ना उनको अपना माहौल चेंज करना होता है इसलिए वो शीत ऋतु के अंदर मतलब कि घना पक्षी उद्यान के अंदर आ जाते हैं। ऋतु हो जाएगी सर्दियों वाले समय हो जाएगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक। स्थान हो जाएगा केरादेल घना पक्षी राष्ट्र जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर है। अब इसमें क्या होता है इसके अंदर साइबेरिया के अन्य मतलब की जो एशिया जो मतलब ऐसे ऐसे मतलब कि वहाँ के जो जो जानवर हैं जो सर्दियाँ बिताने के लिए अपने राजस्थान के अंदर आना पसंद करते हैं, उनकी रुचि है यहाँ पर आने की। आएगा क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा? किस स्थल में के शासक मिनेंडर में 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? यानी
आपने कभी एग्जाम में मतलब पूछा भी होगा कि राजा मिलाइडर थे जिसको 16 सिक्का प्राप्त हुए थे, किस जगह से प्राप्त हुए थे, यानी कौन सी थी? विराटनगर, जिसको किस नाम से जानते हैं? बैराठ। यानी ऑप्शन नंबर जो वन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैराठ के अंदर कितने मिले थे? 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसका मतलब स्थान बैराट नगर, जिसका विराटनगर भी नाम है, जो कि राजस्थान के अंदर है। किसको मिले थे? राजा मिनांडर, जो कि इको मतलब इंडो ग्रीक राजाओं में से एक माने जाते थे। उसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊं तो बैराठ, जिसे पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जो कि राजस्थान के उत्तरी जयपुर जिले के मतलब एक मशहूर फेमस शहर के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया? यानी सारे डाउट इसके क्लियर हो चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। ये आय कैसे आएगा? क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, यानी एक ऐसे क्रांतिकारी है जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वो कौन से, इनका नाम क्या आ जाएगा? कौन से थे? केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ को महंत प्यारेलाल मर्डर केस के अंदर दोषी पाकर उनको मतलब की सजा दी गई थी आजीवन कारावास की। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 61। किस पर आएगा? त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे, यानी जो त्याग भूमि है इसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? हरुभाऊ उपाध्याय जी थे, जो कि त्याग भूमि के संस्थापक थे, जो कि एक मतलब कि पॉलिटिशियन थे, जिन्हें राजस्थान के मतलब सरकार द्वारा वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्य भी किया था। उन्होंने केकड़ी निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा से चुने गए थे। उन्होंने राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के पद के ऊपर कार्य किया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 1966 के अंदर इनको मतलब कि एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। वे त्याग भूमि के मतलब कि संपादक थे। उन्होंने जो होता है ना सरस्वती पत्रिका, इन्होंने क्या संपादन किया था। इसके साथ ही इन्होंने अजमेर में नमक सत्याग्रह में इस मतलब कि नेता के तौर पे इन्होंने काम किया था। सारे डाउट इसमें क्लियर कर दिए। आपको कोई ना कोई बात तो इससे जुड़ी हुई याद हमेशा रहेगी ही रहेगी। क्वेश्चन को मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर मतलब कहते हैं ना कि खाना पूर्ति के लिए पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, कि जॉब लेना है तो इंटरेस्ट तो लेना ही होगा, तभी आपको कुछ टाइम तक ये याद रहे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 62। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो शेखावटी ब्रिगेड है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जैसे कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू राजस्थान में है। स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी हुई थी 1834 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। काफी बार पूछ लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया, स्थापना हुई थी 1834 में मेजर हेनरी फॉरेस्ट के नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना झुंझुनू में की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? झुंझुनू और उसके आसपास के क्षेत्रों को बलोटास को समाप्त करना। इसका महत्व क्या था? यह ब्रिगेड अक्सर क्रांतिकारियों के संघर्ष करने के लिए इसको एक महत्व दिया गया था। के बारे में अगर अन्य बताऊं तो मैं आपको, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू के छावनी बाजार और छावनी मोहल्ला में था पहले के टाइम पे। एक तो छावनी बाजार है वहां पर, एक छावनी मोहल्ला है वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट किसकी वजह से? यहाँ पे बात हो रही है महाराणा कुंभा की। जैसे कि कौन सा ऐसा विद्वान था जिसके दरबार में महाराणा कुंभा नहीं था? तो बताइए। महाराणा कुंभा के बारे में बताना है कि महाराणा कुंभा के दरबार में कौन सा इनमें से ऑप्शन में से जो नहीं था? कौन सा? टिल्ला भट्ट भी था, मुनि सुरेंद्र सूरी भी था और नाथा भी था, लेकिन मुइज़िन सूरी नहीं था। ये किसके टाइम पर था? ये था, बताइए। देखिए, देखो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें था क्या बोलते हैं इसके, एक नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो उनके टाइम पर था। जैसे क्या ना, टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथ द्वारा ये थे मतलब कि वहां के दरबार में थे, लेकिन जीन मुनि सूरी नहीं थे। जैसे इसको बताया ना कि ये तीनों विद्वान मतलब कि राजा के दरबार के अंदर काम करते थे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन क्या कहता है? राजपूताना के किस क्षेत्र में वारिक वंश का के शासन किया था? जो वारिक वंश था उसने किस टाइम पर इसमें शासन किया था? तो बताना है राजपूताना के किस क्षेत्र में किया गया था। तो आ जाएगा बयाना नामक क्षेत्र में। क्लियर है? या ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताना क्षेत्र विशेष रूप से बयाना नामक क्षेत्र में इन्होंने वरिक वंश का शासन किया था, जो कि कहाँ पर है?
यह भरतपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको बदनाका या फिर बढ़ाना गुर्जर राज्य राजधानी पूर्व त्रिभुवनगरी के नाम से जाना जाता था। और वरिक वंश क्या था? यह एक वंश था जिन पे इनका बयाना का शासन करता था। समझ में आ गया? राजपूताना क्या था? यह क्षेत्र मुख्य रूप से वर्तमान भारतीय राजस्थान का साथ में ही मध्य प्रदेश, गुजरात के मतलब कुछ हिस्सों में ये बटा हुआ था कि पाकिस्तान, सिंध इन सब मतलब कि इनमें कुछ हिस्से इनको शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्वेश्चन किस आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? अब फिर से बात आ गई महाराणा कुंभा की, जो कि मतलब कि राजस्थान इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है महाराणा कुंभा का। तो इनमें से उनकी कौन कौन सी जो कृति है वो महाराणा कुंभा की है और कौन सी नहीं है, इसके बारे में बताना है कि कौन सी इसमें है और कौन सी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, रसक प्रिया भी महाराणा कुंभा की थी, द प्रबंध भी महाराणा कुंभा की थी और नृत्य रत्न कोश भी महाराणा कुंभा की थी। लेकिन जो कला निधि थी ना फ्रेंड्स, ये किसकी थी? ये मंडन के पुत्र गोविंद की थी, जिन्होंने कला निधि और द्वार दीपिका लिखी थी। तो जो दो बुक है, द्वार दीपिका और कला निधि, किसने लिखी थी? मंडन के पुत्र गोविंद ने। और बाकी सारी किसकी है? कुंभा द्वारा की गई रचना है। जैसे कौन कौन की? एक संगीत राज है, एक रसिक प्रिया है, एक संगीत मीमांसा है, एक सुधा प्रबंध है, एक क्या था वास्तु मंजरी है, एक कामराज है, एक मतलब कि एकलिंग महाकाव्य है। इन्होंने मतलब कि काफी सारी रचनाएं इन्होंने अब तक लिखी है। देखिए, एक कला निधि तो नहीं रही है, बाकी सब मतलब काफी रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आएगा दजिया और चिमाता, राजस्थान के किस जनजाति के से संबंधित करती है? एक आगे दजिया और चिमाता, यानी राजस्थान के नाम आपको मतलब कि राजस्थान का इतिहास ही इतना बड़ा है कि आप मतलब कि समेट ही नहीं पाओगे, इतना कि आप कितना पढ़ोगे फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, इतना बड़ा इसका है। अब एक नया वर्ड आया दजिया और चिमाता, राजस्थान की किस जनजाति से बिलोंग करता है? फ्रेंड्स, किससे बिलोंग करेगा दजिया और चिमाता? तो दजिया का मतलब होता है कि मैदानी इलाकों की खेती, और चिमाता का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में झूम कृषि। समझ में आ गया? दोनों का मतलब अलग है। दजिया अलग है मैदानी खेतों के लिए और चिमाता अलग है पहाड़ी इलाकों के लिए। समझ में आ गया? जो कि किससे बिलोंग करती है? भील जनजाति से बिलोंग करती है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील से ये बिलोंग करती है। भील जनजाति राजस्थान की मतलब कि सबसे बड़ी जनजाति में से एक आती है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान के जिलों में निवास करती है। भील जन द्वारा मतलब इलाकों में की जाने वाली खेती को मतलब कि दजिया कहते हैं, और चिमाता ऐसी होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में झूम कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। दोनों का मतलब समझ गए? एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दजिया और चिमेता का मतलब क्या होता है। तो दजिया का मतलब अलग होता है, चिमाता, यानी दोनों के मतलब भी बिल्कुल अलग अलग हैं। और कौन सी जाति से मतलब कि जुड़ा हुआ है? तो ये भील से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा नंबर 67, ये आएगा कमला और इलायची किस चित्रकला शैली का अधिग्रहण महिला थी? अब देखिए, एक नाम आया कमला और इलायची, किसकी हो जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी नाथ द्वारा चित्रकला शैली, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्रकला शैली की प्रमुख महिला चित्रकार थी। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में मतलब कि एक विकसित परंपरा के रूप में ये रही थी। अब देखिए, नाथ द्वारा चित्रकला शैली क्या होती है? यह राजस्थान के राजसमंद जिले से नाथ द्वारा में विकसित होकर एक ऐसी चित्रकला जो कि पिछवाई चित्रकला मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक होती है पिछवाई चित्रकला शैली, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करती है। और पिछवाई क्या होती है? यह एक बहुत ही जटिल जो होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया जाता है। मतलब ये मुख्य रूप से किसके बारे में होती है? ठाकुर जी को लेकर इनको मतलब लगाया जाता है। समझ में आ गया? और कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्र के प्रमुख महिला चित्रकार के तौर पे इन्होंने काम किया था, यानी ऐसे थी कमला और इलायची जिन्होंने नाथ द्वारा और पिछवाई में मतलब कि एक अलग ही मतलब कि लेवल के ऊपर इसको ले गए थे। दोनों मतलब कि चित्रकला में मतलब कि नाथ द्वारा में और पिछवाई में मतलब कि एक लोकप्रिय शैली के रूप पर इन्होंने निखार कर रखा है इसको। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 68, ये आएगा निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? ये आपको कुछ दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युगल नृत्य है। चरी, संक्रिया, मांदल या फिर गिद्धड़ नृत्य। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, जो संक्रिया नृत्य होता है ना, वो एक ऐसा है कि जो मतलब कि दोनों लोग मिलकर करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो कानबेलिया भी दो लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, होता है ना कि जो सक्रिय नृत्य होता है, सपेरा होता है, कानबेलिया होता है। समझ में आ गया?
यानी कि ऐसे नृत्य होते हैं जो कि मतलब युगल के साथ के यानी 2 लोग मिलकर इसको डांस करते हैं। यानी कहते हैं ना कपल्स मिलके डांस करते हैं, उस प्रकार से इसको दिखाया गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 69। बम रसिया कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है? एक नाम आ गया बम रसिया, तो ये किससे बिलोंग करता है? किस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है? यानी अब तो ये सबको पता होगा कि राजस्थान का अलवर और भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है बम रसिया, जो कि बम रसिया और बम नृत्य होता है, जो कि होली के क्षेत्र पर मतलब खासकर किए जाने वाला होता है कि होली के ऊपर तो होगा ही होगा। वो बात इसमें कही गई है। कहाँ पर होता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। और हल जो क्या है अलवर में होली के अवसर पर इसको मतलब विशेष रूप से काम किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि बड़े-बड़े ढोल मतलब थाप है ना, ढोल की तान के ऊपर तान बिठा के डांस किया जाता है, समझे ना? इसमें थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा ये सब इनका इस्तेमाल करके एकदम से कहते हैं ना बम रसिया डांस में किया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पे क्या आई है, नारी द्वारा मतलब शिकार करने के लिए कौन-सी चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो कहते हैं कि कोटा सैली। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। यह लड़ाई, शिकार, अभियान, विवाह यानी हर तरह की मतलब कि है ना घटनाओं का चित्रण करके मतलब दिखाया जाता है इसके अंदर, जो कि कोटा शैली इसके लिए मशहूर मानी गई है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 74। सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी है जो फेमस है? कौन सी आ जाएगी? कोटा शैली। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगी, मतलब कौन उसका था हो जाएगी नारायणी माता। समझ में आया? जो कौन सी आ जाएगी? जो नारायणी माता है, जो कि एक हिंदू देवी माँ के रूप में पूजी जाती हैं। इसका मतलब क्या है? जो मतलब कि जो होता है ना नाई या फिर सैन समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाती है। और इसके बारे में एक बात और कही गई है, इसके जो मतलब जो पुजारी होते हैं वो मेष समाज के लोग होते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 75। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है? राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने की पुस्तक लिखी थी? तो बताइए राजपूत पेंटिंग किसने कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी गई थी, पर किसके बारे में लिखा गई थी बताना कि आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर जो वन है एकदम सही आ जाएगा। वे राजपूत चित्रकला शैली के लेखक थे जिन्होंने आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने बुक लिखी थी 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सारे डाउट मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।